ट्रांजिशन देखेंगे और मेरी कोशिश होगी कि ये जो है प्राइमवेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ना इंटरफेस भी पढ़ लें, इसमें कंटेंट्स इसमें हम काफ़ी हद तक कवर कर लें। अच्छा जी, आ जाते हैं वर्किंग पे। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने फ़ोटो एल्बम के तौर पे ना, इसकी ट्रांजिशंस वगैरह एनिमेशंस वगैरह आपको दे दी थी। अब हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल के। P6 वर्किंग किस बेस पे कर रहा होता है, उसका क्या स्टिग्रिटी होती है, किस तरह वो वर्क कर रहा होता है और क्या क्या चीज़ें वो हमसे डिमांड कर रहा होता है P6 के तौर पे ना। तो सिंपल चीज़ तो यह दुनिया का उसूल है, आप जब किसी चीज़ से कोई रिस्पांस लेना चाह रहे होते हो ना, तो आप पहले उसको कोई चीज़ देते हो, तो फिर आप जब तक मैं उसको इनपुट नहीं करूँगा मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही मामला इसके साथ है, जब भी मैं किसी सॉफ्टवेयर को रन कर रहा हूँगा तो मुझे उसको कुछ चीज़ें देना पड़ेंगी, मैं उसको कुछ इन्फॉर्मेशंस दूँगा तो मुझे उसका वो रिज़ल्ट देगा कि भाई ये रिस्पॉन्स अब उसकी तरफ से, और बिला वजह कोई रिस्पॉन्स वैसे देता नहीं है आपको पहले, जब तक उसका प्रोसेस नहीं पता हो। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल पे आते हैं ना, तो इसको इन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि भाई 5 स्टेजेस हैं। जैसे उससे याद होगा आपको, स्कूल लाइफ में हम लोग पढ़ते थे फ्लो चार्ट, प्रोसेसिंग चल रहा होता था ना, या उसमें GW बेसिक पढ़ा रहे होते 10 CLS 20 कुछ ऐसे आखिर में आता ना, वो आज तक समझ नहीं आया क्या था भला लेकिन ऐसे ही मामला इसके साथ भी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देना पड़ती हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और बिल्कुल यही चीज़ तमाम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के अंदर, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के अंदर है। अगर विंडो वगैरह आपने इंस्टॉल की हो कभी, तो उसमें आप देख लीजिएगा एक दफ़ा पहले आ रहा होता है इनिशियलाइजिंग, कि आप इनिशियली उसमें पर्सनल डेटा पुट कर रहे होते हैं, इनपुट कर रहे होते हो, फिर वो उसके ऊपर आउटपुट क्या करता है, कॉपीज़ कर रहा होता है, और फिर वो फाइनलाइजिंग करता है। फाइनलाइजिंग करके आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। आपने डेटा पुट किया, उसको इनिशियलाइजिंग आपने फुल कर दिए, उसने उस पर वर्किंग किए, उसका जो उसने रिस्पॉन्स दिया वो फाइनलाइजिंग के फॉर्म में देके रिजल्ट आ गया, कंप्लीट सॉफ्टवेयर या विंडोज़ वगैरह आपकी इंस्टॉल हो गई। तो ऐसे ही P6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें कुछ वर्किंग करना होगी जिस पे हम वर्क करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इनिशिएटिंग प्रोसेस। इनिशियल लेवल जो हमारी स्कूल लाइफ होती है वो इनिशियल लेवल होता है उसमें, और सीधी बात है आप कुछ भी पढ़ लो, सबसे पहली चीज़ तो इनिशियल लेवल होती है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो। तो ये इनिशियली प्रोसेस है। इनिशिएटिंग प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या होगा, सॉफ्टवेयर की डिमांड्स, सॉफ्टवेयर आपसे क्या डिमांड कर रहा है और उसकी डेप्थ हम अभी देख लेंगे। अभी मैं सिर्फ टोटल ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में इनकी प्रेजेंटेशन बनाई उस पर देख लेंगे। इनिशिएटिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, सीक्वेंस बनाओगे, किस सीक्वेंस से किस सीरीज से मैं वर्किंग करूँगा तो मेरा टाइम भी सेव होगा, मेरी कॉस्ट भी सेव होगी, मेरी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी, वो मेरे प्लानिंग है एक। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस कि अब एग्जिट्स किस तरह हो रहा है करंट पोजीशन के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ ड्राइंग्स वगैरह चली होती हैं तो एग्जैक्ट ड्राइंग होती है, प्रोपोजर ड्राइंग्स होती हैं एज पर डायमेंशंस के हवाले से, एक होती है फ्यूचर ड्राइंग्स होती हैं जो सबमिशन वर्किंग के तौर पर चली होती हैं कि भाई आप फ्यूचर में क्या बनाएंगे। एग्जीक्यूटिंग जो अभी करंट पोजीशन के अंदर है, तो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस होता है कि करंट मैंने जो डेटा पुट किया है और उसको मैंने पेश किया, तो अब वो किस कंडीशन में, किस पोजीशन में, करंट पोजीशन में मौजूद है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का प्रोसेस तब पड़ता है करंट पोजीशन में वर्किंग चल रही थी, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी बढ़ गई, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आने की वजह से ना आपका जो वर्किंग हुई थी, मिसाल के तौर पे मैंने अभी मेसन वर्क किया था, मशीनरी वर्क हुआ था, मेरे पास सुनाई खड़ी हुई थी, अर्थक्वेक कितना प्रेशर गया था कि उस पर अभी प्लास्टर नहीं हुआ था, कच्ची थी, दीवार गिर गई, तो ये मेरा एक रिस्क आ गया। या हैवी रेन हो गई, मैंने प्लास्टर किया था, हैवी रेन हो गई, ज़ाया हो गया, तो ये क्या आ गया, एक रिस्क फैक्टर आ गया। तो अब मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँगा, कंट्रोलिंग प्रोसेस। और फिर क्लोजिंग प्रोसेस, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, वर्क पूरा हो चुका होता है, हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, अमाउंट हो गई, बजटिंग हो गई, फाइनलाइजिंग डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेसिकली वर्क हो रही थी, वो क्लोजिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। पहले प्रोसेस पे आ जाते हैं, सबसे पहला प्रोसेस इनिशिएटिंग प्रोसेस। इनिशिएटिंग इनिशियल लेवल है। इनिशियल लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें इनिशियली पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक फर्म खोलना चाहते हो, आप एक इदारा खोलना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए, या एक आप टक शॉप खोलना चाहते हो, एक शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कंपलसरी रिक्वायर्ड होंगी कि ये चीज़ों का मैं मोहताज हूँ, ये चीज़ें होंगी तो मैं वर्किंग कर सकता हूँ। क्या आइडिया जहन में आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग करने से के लिए। मेन पावर,
अब मैं जैसे एक एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हो तो ऐसा आइडिया हो जाएगा। एक कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ मैं, इदारा है ना, आपने कहा इस सूरत में मुझे एक स्टाफ चाहिए, यानी कि मेन पावर चाहिए, पहली चीज़ आपकी आ गई। दूसरा और क्या चाहिए, आप वर्किंग करोगे तो स्पेसिस के हवाले से आप सबसे पहले वर्किंग करोगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। क्या मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ उसकी वर्थ कितनी है, उसमें ऑडियंस कितनी आएगी, मेरे कंटेंट्स के हिसाब से ऑडियंस का आप ध्यान रखोगे। दूसरी चीज़ का आप क्या ध्यान रखोगे कि यार उधर मुझे मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। अब मैं कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ तो मुझे सिस्टम्स रिक्वायर्ड है, मुझे एलसीडीज रिक्वायर्ड है। आप मटेरियल के ऊपर काम करोगे। मैं वर्किंग, ये काम अभी ये काम शुरू नहीं हुआ, ये इनिशिएटिंग लेवल है कि आप अपने पास सॉर्ट आउट कर लेते हो हर चीज़ को। इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने कहा चलो एक आइडिया मैंने लगा लिया कि भाई मैंने अहद कर लिया मैं ये करूँगा, या एक मुझे टास्क मिला था, मैंने कहा ये सही। अब मैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा शेड्यूल बनाऊंगा, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, या चार्ट होता है भी। मैं ये बनाऊंगा कि यार मैं एक स्टाफ खोल रहा हूँ, एक जगह खोल रहा हूँ, तो मुझे एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है, एक मैनेजर अपॉइंट करना है, एक मुझे फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट करना है, मुझे एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, मुझे एक ऑफिस बॉय चाहिए होगा, मुझे 3 इंस्ट्रक्टर चाहिए होंगे। आपने एक रफ स्ट्रक्चर बना दिया ना, एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेस कर रही है, वो आप बनाओगे। ये इनिशियली लेवल है। आप पहले सोचोगे ना कि बाद में थोड़ी सर पे पड़ गई तो करोगे, आप पहले करना होगा। मटेरियल्स का मामला है तो कितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उनके अंदर एप्लीकेशन नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के वाले से। एप्लीकेशन कर रही है तो कौन कौन सी एप्लीकेशन में करवाऊंगा, कितने सिस्टम में कौन सी एप्लीकेशन मुझे रिक्वायर्ड है। ये ना हो मैंने एडमिशन्स ले लिए, बच्चे बैठे में एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो आप इनिशिएटिंग लेवल पे पहले काम करते हो, फिर आप अपनी एक टीम बनाते हो। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना दिया आपने, ये मैनेजर होगा, ये होगा, ये होगा। फिर आप एक टीम को डेवलप करते हो। टीम डेवलप करने का मसला थोड़ा सा चेंज है। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना अलग है, टीम डेवलप करना अलग है। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आपने ये कह दिया कि भाई ये बंदा मैनेजर है, बंदे को अपॉइंट कर दिया। अब वो बंदा किस वजूहात की वजह से यहाँ पे आके बैठा है, ये चीज़ सिर्फ उस बंदे को पता है जिसने ये अपॉइंट किया। उसने एमरजेंसी के तौर पे रख दिया कि अभी काम चला लो, लेकिन इस इनिशियल पीरियड के अंदर मुझे ऐसा बंदा बैठाना है, या तो इसको मुझे ट्रेन करना है अपने माइंड के हिसाब से, जैसा मैं काम चाह रहा हूँ ये उस तरह से काम करे, क्योंकि अभी ये मेरा माइंड नहीं जानता। इसको तो मैंने अपॉइंट दे दिया, डेजिग्नेशन दे दिया, ये काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह मैं चाह रहा हूँ ना उस तरह नहीं चल रहा। या मैंने अभी इसको वक्ती तौर पे इधर बिठाया है, मैं चाहूँगा ये 5-6 महीने के अंदर ना मैं अपनी गुडविल बना के अपने माइंड के बंदे रेडी करूँ, बाद में इनको मैं रिटायर करके रिज़ाइन दे के उनको बिठाऊँ। ये डेवलप हो रही है टीम, ये बनी बनाई चीज़ पे काम नहीं हुआ। ये आपने बॉडी स्ट्रक्चर में तो एक चीज़ थी कि भाई इतनी चीज़ें चाहिए, अब किसको रखोगे, टीम कौन सी आपकी आएगी, वो एक अलग शोबा है। सीट खाली होना एक अलग चीज़ है, सीट पे बंदे को बिठाना जो है ना वो एक अलग चीज़ है, वो एक चीज़ आएगी। फिर प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब मैं इधर खोल रहा हूँ ना, तो इस प्रोजेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं पहले लूँगा कि भाई ये जगह मैं रेंटर बेस पे ले रहा हूँ, कितने रूम्स हैं, वर्किंग इस पर हो रही है ना। अब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ज़मीन है, आपको इस पर काम करना है। मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसने मुझे कहा कि आपको ग्राउंड +1 तक का ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं उससे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा वो मैं उससे पूछूंगा लेबर रेट के हिसाब से आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, विद मटेरियल दे रहे हो, विदाउट मटेरियल दे रहे हो। मैं ये मेरी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। आप कौन सा स्टोन यूज़ करना चाहते हो, आप कौन सी वुड से किचन के अंदर वर्किंग करवाना चाह रहे हो, आप बाथरूम के अंदर इंटीरियर की स्टाइलिंग के ऊपर काम करवाना चाह रहे हो, ये मेरी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है। मैं उसके हिसाब से इनको रेट कोड करूँगा। तो ये इनिशिएटिंग लेवल है कि आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन कमेटी अहदे दिखाए, फिर उन अहदों पे बंदे अपॉइंट कर दिए। ये इनिशियल लेवल हो गया मेरा, ख़त्म। छोटा सा है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ, वर्किंग जो असल होगी ना, आपका सबसे ज़्यादा माइंड जो लगता है वो करता है प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर। अब आपने ये देखना होता है मैं जिस बंदे को अपॉइंट कर रहा हूँ उस बंदे से मुझे काम किस तरह लेना है,
ये असल अहम चीज़ है। प्लानिंग ये आपके दिमाग में होगी कि मैं 2 घंटे का काम इससे लेके इसको इस काम पे लगा दूंगा, इससे बाकी काम इससे ले लूँगा। ये प्लानिंग का हिस्सा है। प्लानिंग के अंदर इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ वर्क। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हो, काम क्या है, तो मैं प्लानिंग करूँगा ना। वर्किंग करने से पहले आपको काम का जानना बहुत ज़रूरी है। वही जैसे आइंस्टाइन ने कहा था ना, एक्शन विदाउट विजन फेल है। आप एक्शन तो कर रहे हो लेकिन आपका विजन ही नहीं है, और विजन विदाउट एक्शन तब भी फेल। विजन विद एक्शन आपका काम का है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और आप उस पर एक्शन भी ले रहे हो ना, तो आप कामयाब हो। मैं एक्शन ले रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तब भी मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है। और अगर मैं एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठा हुआ ये हो रहा है और मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा, तब भी मेरा प्रोजेक्ट फेल है। तो बिल्कुल सिंह ये कह रहे हैं कि मुझे जब तक अपने ऑब्जेक्टिव, मुझे अपने वर्किंग नहीं पता होंगी कि क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं, जब तक मैं प्लानिंग नहीं कर सकता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मेरे सामने आएंगी, तो मैं फिर देखूंगा कि किस सीक्वेंस से मुझे वर्क लेके चलना है, इस्टेब्लिश करना है मुझे अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को। और फिर मुझे ये देखना है किस वर्क का कितना स्कोप है, किस काम की कितनी वर्क है। मैं प्रायोरिटीज़ लगाऊंगा कि भाई ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ये सेकंड प्रायोरिटी पे, ये चीज़ इसके ऊपर बेस करिए, ये चीज़ का लिंक इसके साथ है। अब मैं मिसाल के तौर पे एक्सीवेशन करने जाना और मैंने लेआउट नहीं किया तो बेकार है ना, पहले मुझे लेआउट करना है। तो ये मुझे सीक्वेंस जब पता चलेगी, जब मुझे उसने कहा है कि आपने कंप्लीट काम करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, तो मैं उनकी सीक्वेंस बनाऊंगा कि भाई मैं ग्रिड्स मार्क करूंगा, फिर मैं एक्सीवेटर को बुलाऊंगा, एक्सीवेशन करवाऊंगा, तो मैं एक सीक्वेंस बना रहूँगा। तो ये आपके पास क्या आगे प्रोजेक्ट की इस्टेब्लिशमेंट, किस तरह मैं इस्टेब्लिश करूँगा सीक्वेंसेज, और स्कोप ऑफ वर्क को फॉलो करूँगा। फिर मैं काम को डिफाइन करूँगा, अपने वर्क को, कि ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ये एक्टिविटीज़ हैं। कौन सी एक्टिविटी पहले शुरू होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में शुरू होगी, क्या काम होगा, उसको मैं इस पर फॉलो करूँगा। दूसरी चीज़, मैं टाइम शेड्यूल बनाऊँगा, किस एक्टिविटी में कितना टाइम पीरियड लगेगा, किस एक्टिविटी में कितनी रिसोर्स रिक्वायर्ड है। एक्सीवेटर हो रहा है, एक्सीवेशन, मैं देखूंगा अभी मेरा टाइम किस में सेव हो रहा है, एक्सीवेटर में। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, एक्सीवेटर आ रहा है 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से। आपने क्या किया, मैंने कहा यार मैं अगर इधर लेआउट मार्किंग के अंदर लेबर लगाता हूँ, 4 लेबर चाहिए होंगी मुझे, 3 दिन लगेंगे, खुदाई होगी, काम हो जाएगा। 3 लेबर लग रही है, लेबर कितना ले रही है, आपने कहा 500 रुपये ले रही है। मैंने चलो पेटी कॉन्ट्रैक्टर वाले रेट लगा दिए, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होता है ना वो रेट दे रहा है, आपसे आएगा वो 800 रुपये लेगा मजदूर, ठेकेदार उसको कितना दे रहा होगा, 500 रुपये, 550 दे रहा होगा, और वो उसकी ज़बान में खामोशी से ले भी रहा होगा। आपने एवरेज लगा लिया 500 के हिसाब से, 4 लेबर लग रही है 500 के हिसाब से 2,000 रुपये पर डे, 3 दिन काम हो रहा है, कितने हो गए 6,000 रुपये। मैंने कहा अब मैं एक्सीवेटर को देख रहा हूँ, एक्सीवेटर 10,000 रुपये ले रहा है पर डे। मैंने कहा यार आधे दिन का काम है, आ जाओ या कर लो, मुक आ गया। मैंने कहा चलो 6,000 रुपये लो, 6,000 रुपये में मैंने उससे 2 घंटे में पूरी खुदाई करवा दी, टाइम सेव हो गया मेरा 3 दिन का, लेबर की मेहनत से टाइम बच गया। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा है कि मैं किस तरह प्लानिंग करूँ, कॉस्ट को भी देखना है, रिसोर्स को भी देखना है, टाइम को भी देखना है। इधर लिखा हुआ भी होगा, डिटरमाइन द टाइमिंग, इस्टेब्लिश रिसोर्सेज और इस्टेब्लिश कॉस्ट। मुझे इन सब चीज़ों को देखना है। और फिर आखिर में जो हमारे हलक में चीज़ आती है ना, एवोलेट, ऑप्टिमाइज एंड क्रिएट बेस लाइन प्लान। मैंने काम कर लिया, मैं अपने ऊपर सुपरवाइज़र को किस तरह गाइड करूँगा, मैंने ये काम क्यों किया, मुझे इसकी समरी नोट्स बनाना होंगे, इससे मुझे ये बेनिफिट था जिसकी वजह से मैंने ये काम किया, और इतनी मैंने कॉस्ट, इतना टाइम, और ये चीज़ मैंने मैनेज की है। इसके अंदर आपको हर चीज़ का शेड्यूल लिखना होगा, आपने हर चीज़ का एक रीज़न पेश करना होगा। कभी भी कोई मसला हो तो आप अपने सामने एक रीज़न, अच्छा प्लानर होने के लिए नहीं करो, पाकिस्तान में कोई भी नहीं करता, लेकिन एक रूल बता रहा हूँ जो इनके ये, क्योंकि ये जो मैंने निकाली ये गोरों की बुक है, सीधी बात है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम लोग तो लक्कड़ रज़ा पत्थर रज़ा में सब चला देते हैं, लेकिन आपने एक बेस लाइन भी करनी है टारगेट के हिसाब से कि इतने दिन का मुझे प्रोजेक्ट है, इतने दिन में मैं कहाँ पहुँचा, ये पूरा बेस लाइन होती है। बेस लाइन शेड्यूल चल रहा था कि भाई ये इतने 5 दिन की एक्टिविटी थी, तीसरे दिन में मैंने इतना कवर कर लिया, तो मुझे एक एवरेज आइडिया हो गया, हाँ यार 2 दिन में इतना हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब मैं 3 दिन में इधर हूँ ना, तो परेशानी की बात है। तो ये चार्ट मुझे बनाना पड़ेगा, प्लानिंग का हिस्सा है कि मेरे पास जो टाइम शेड्यूल दिया हुआ है उसके हिसाब से मुझे अपने प्रोजेक्ट की वर्किंग की स्पीड को भी मेंटेन रखना है।
कि किस स्पीड से करंट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लानिंग का प्रोसेस। ये एक अहम प्रोसेस है जो इनिशिएटिंग के बाद आता है। दूसरा एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस करंट पोजीशन के हवाले से। करंट पोजीशन ज़मीन चल रही थी, मसला चल रहा, बारिश शुरू हो गई, डिस्टर्बेंस हो गई, प्रोजेक्ट में वर्किंग कर रही थी, काम हो रहा था, इधर उधर बिखर गए, सब हट के नीचे छुप गए, कुछ भी हो गए। करंट पोजीशन में क्या मसले मसाइल आ रहे हैं वो भी आपने एक चार्ट बनाना पड़ता है कि अभी मैं मौजूद हूँ, पुलिस आ रही है, गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉइज आ रहा है, किसी और ने आके केस कर दिया कि भाई ज़मीन मेरी है, काम रुकवा दिया। करंट पोजीशन में मसला आ गया ना, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है। एग्जीक्यूटिंग में करंट पोजीशन पे जो भी मसला आ गया, हवा चल गई, कोई भी मसला आ गया, अब कॉस्ट का भी इशू ऐसा आ सकता है, फ़ोन किया मैंने, या सैंड पहुंचा दो, लेबर मौजूद है, वो कह रहे शॉर्टेज है, नहीं मेरी। करंट पोजीशन में मसला आ गया, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। इसी तरह वर्क प्रोसेस के अंदर था, काम चल रहा था, 670 रुपये की सीमेंट का बैग था, पार्लियामेंट के अंदर मसला हो गया, उधर उन्होंने कॉस्ट बढ़ा दी, उसने कहा 670 से हट के 720 रुपये हो गए, 50-60 रुपये बढ़ गया, फी बुरी। करंट पोजीशन में मसला आ गया। वर्क तो ट्रैक पे था ना, वर्क तो जारी था, कंटिन्यू था, कॉस्ट मैंने किसके हिसाब से दी हुई है, पुराने चार्जेस के हिसाब से, आज ही बढ़ गई। अब क्या होगा, इशू आ गया। तो इसको भी मद्देनजर रखना होता है, जब हम पॉज देते हैं तो हम इसी वजह से 680 के बजाय 720 की बोरी लगाते हैं कि अगर बढ़ गई तो मसला हो जाएगा, और अगर नहीं बढ़ती तो आपका ही प्रॉफिट होता है, वो आपसे कोई नहीं करता। तो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे होते हैं। इसी तरह कंट्रोलिंग प्रोसेस भी बहुत है, जिस तरह प्लानिंग प्रोसेस है ना, ऐसे ही कंट्रोलिंग प्रोसेस है। आपने अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करना है, प्रॉब्लम्स डिस्टर्बेंस आई हैं तो इसको रिजॉल्व किस तरह करना है, कहाँ प्रॉब्लम आई उसको किस तरह टैकल करूँ। अब उसके बहुत से ट्रिक्स हैं। आपने कॉस्ट कम दे दी थी, कोई इशू नहीं है, सीमेंट के अलावा भी एक मटेरियल आता है जो आप डाल सकते हो, सीमेंट से ज़्यादा सस्ता मटेरियल है, सीमेंट की तरह की स्ट्रेंथ है। आपने कहा 50 बोरियां मैंने सीमेंट की लिखी थी, मैंने 40 डाली, 10 वाली बोरियां मिलाई, मिक्स करके आपने काम चला दिया। कंट्रोल है ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में हैंडलिंग है, तो ये एनालाइज हो रहा है, एवेलेट हो रहा है, प्रोसेस कंट्रोलिंग करने के लिए। अभी आपके ऊपर है, आपने कहा यार मैंने स्टोन्स लगाने का कहा है, 320 रुपये वाले मेरे, चलो हल्के वाला स्टोन लगा लो, 300 रुपये वाला लगा दो जो उससे मैचिंग का हो। आपने तो उससे बात की ना, जो कॉस्ट ऊपर चलेगी उसके हिसाब से अब आपने मैनेज करना है। बंदे ने कह दिया मेरे पास तो बजट है नहीं, मैंने तो सब बता दिया था, तो अब आपने उसी के अंदर मैनेज करना है। तो ऑल्टरनेट आपने मटेरियल भी सर्चिंग करके रखना है, आपने ऑल्टरनेट हर चीज़ के ऊपर, और ऑल्टरनेट लेबर भी रखनी है कि अगर एक लेबर का दिमाग खराब हो जाता है, वो कॉस्ट मांग रही है, तो आप दूसरी लेबर ले लो। तो ऑल्टरनेट अपना हर चीज़ को तैयार करके रखना, ये कंट्रोलिंग का हिस्सा है कि आप किस तरह इसको कंट्रोल करोगे। दूसरा काम कंट्रोल करने के लिए, मजदूर से मेरी बातचीत हो गई, लेबर से मेरी बातचीत हुई है, उसको मैंने कहा तुम्हें मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करूँगा, इतने टाइम में मुझे काम पूरा चाहिए। उसने मुझे कह दिया मैं करके दे दूंगा, आप मुझे इतने टाइम तक ना ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देना। अब उसकी नेसेसरी जितनी ज़रूरियात थी, ट्रॉली हो गई, बेलचा हो गया, शटरिंग हो गई, जितनी भी चीज़ें XYZ, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं उसको टाइम पे वो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा तो मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो वो कंट्रोल करना मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नेसेसरी इक्विपमेंट उसको टाइम पे पहुँचा दूँ। रिकमेंडेड नेसेसरी एक्शंस जितनी भी आ रहे हैं वो मुझे उसको उसके टाइम पे मॉडिफाई करके देना है। अब एक्चुअल डेटा जो भी मैंने काम किया है, उसूलन हम लोग तो इस पे काम नहीं करते, लेकिन रूल्स के हिसाब से तो यही है, गोरों के हिसाब से, कि अगर मैंने एक एग्रीमेंट लेटर बना लिया है और कंपनी को प्रोवाइड कर दिया कि मैं आपका प्रोडक्ट ले रहा हूँ और मैं ओक की चिप बोर्ड लगा रहा हूँ, मैंने कमिटमेंट कर दी ना आपसे, और मैं इस पर लगा के आपको दूंगा। अब मैं कोई सी भी वुड यूज़ कर लूँ और ऊपर फार्मिका लगा दूँ, काम तो निकल गया, उस बंदे को भी नहीं पता, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी बिल्डर तो आपके सामने नहीं होता, वो तो ज़्यादातर दूसरी चीज़ों में बिजी होता है। आप मकान फिनिश करके उसके हैंड ओवर कर देते हो। तो गोरे इस चीज़ को, हम लोग तो माशाल्लाह डंडी मारते हैं, कहने को मुसलमान है, लेकिन ये यही बात कह रहे हैं, मॉडिफाई द करंट प्रोजेक्ट विद रियलिस्टिक डेटा। जो आपने रियल डेटा उसको बता दिया था, जो आपने उसको वर्किंग दे दी थी रियलिस्टिक,
कि भाई ये चीज़ की ये लगेगी, ये चीज़ की ये लगेगी, इसका मैं ये लगाऊंगा, इसके ये लगाऊंगा, तो आपने वही चीज़ उसको लगा के देनी है। कोशिश करना है कि उस करंट प्रोजेक्ट पे उसी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करो, उसी चीज़ को मॉडिफाई करो जो आपने उसको कहा है उस एग्रीमेंट के अंदर। हाँ, कॉस्ट बढ़ गई, आप उसका एक नोटिस लिखो, उसको बता दो इसके बजाय हमने इतनी गेज की ये चीज़ लगा दी। वो एक असल तरीका है। रीइंफोर्स कॉस्ट एंड शेड्यूल, आप एक शेड्यूल बनाओगे पूरा, रीइंफोर्स काट करोगे, आप पूरा एक शेड्यूल स्केड्यूल बनाओगे कि भाई इस तारीख से मैं वर्क शुरू कर रहा हूँ, इस एक्टिविटी को इतने टाइम में मुझे पूरा करना है। एक कमिटमेंट कर दी ना आपने प्रोजेक्ट, तो आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको फॉलो करना है कि मैंने इसको कह दिया था 22 दिन में आपका वर्क करके दे दूंगा, तो मुझे 22वें दिन इसके हैंड ओवर ये चीज़ करनी है। ये कंट्रोलिंग का हिस्सा। कम्युनिकेट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस टू द प्रोजेक्ट टीम, ये बहुत अहम रोल होता है कंट्रोल करने के लिए। मैं किसी से पूछ नहीं लगा क्या प्रोजेक्ट है और मैं वर्किंग किए जा रहा हूँ या दूसरा बंदा वर्किंग कर रहा है, मैं पूछ ही नहीं रहा। जब मैं वर्किंग के एंड पे आऊँगा ना और उससे मैं पूछूंगा क्या है, तो वो बंदा भूल चुका होगा। इसकी एक एग्जाम्पल ले लो, आपकी एक टेक शॉप है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर है तो इस तरह शॉप मैनेजर हर चीज़ को मैनेज करने का ना, परचेजिंग और सेलिंग दोनों चल रही है। डीलर्स भी आ रहे हैं, वो आपको अपनी अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स भी लेके रख रहे हो, वो आपने बिल भी दे रहे हैं, आप उनको बिल भी दे रहे हो। परचेजर भी आ रहा है कुछ परचेज करने, आप उसको परचेज भी कर, सेल भी कर रहे हो आप उसको चीज़, उसकी भी। अब अच्छा दुकानदार क्या करता है, जैसे ही कोई क्लाइंट आता है कोई चीज़ लेता है ना, वो कॉपी पे लिख लेता है। अच्छे कुछ दुकान वालों को देखिएगा वो एक एक चीज़ लिख रहे होते हैं, क्यों? उससे उनको आइडिया होता है कि मैंने कितनी प्रोडक्ट परचेज की थी, कितनी सेल हुई, आज के दिन की मेरी इनकम कितनी हुई, इतनी अमाउंट में मैं आगे कुछ परचेज कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो एक शेड्यूल बना सकते हैं। तो अगर वो बंदा ये काम नहीं करता, वो बोलता है यार मैं बेचता रहूँ, रात में बैठ के लिख लूँगा एक साथ ना, तो रात में बैठ के लिख तो लेगा वो, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग से मिसप्लेस हो चुकी होंगी। तो प्रोजेक्ट के हवाले से भी ऐसे ही है, जब तक मैं अपने करंट प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या वर्किंग कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन टीम के साथ उसको कम्युनिकेट नहीं करता, मैं महीने में एक दफ़ा मीटिंग कर रहा हूँ उससे, 20 दिन में एक दफ़ा मीटिंग कर रहा हूँ, उसकी क्या प्रॉब्लम है फील्ड में, वो बंदा उतरा हुआ है और उसको क्या इशू आ रहे हैं, क्या हेडेक आ रहे हैं, मुझसे नहीं डिस्कस कर रहा, तो वो मेरा प्रोजेक्ट कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मुझे वीकली बेस पे आप एक शेड्यूल बना लो, वीकली बेस पे मीटिंग रख लो। जैसे आप आजकल स्कूल है, आप देख लो पेरेंट्स मीटिंग है, टीचर्स मीटिंग है, ये क्या इन्होंने एक शेड्यूल बना लिया, महीने में 1.5 महीने में आपने करनी है, तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स पता चलने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें आई, तो बंदा जो है ना रेगुलर बेस पे उसको नोट डाउन करो। तो ये प्रोजेक्ट है यार, अब प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा ना, मैं उसको बताऊंगा ये मसला आ रहा था, इसको किस तरह रिजॉल्व करना है, तो मुझे कम्युनिकेट करना होगा। प्रोजेक्ट पे जितनी भी टीम वर्क कर रही है उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगी, ये कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है वर्किंग करना ही। क्लोजिंग प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट लेसन, आपने उस प्रोजेक्ट से क्या सीखा, क्योंकि शुरू के 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें समझ लो आप लॉस में जा रहे होते हो। लॉस इस तरह हो रहा होता है कि आपका टाइम ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा होता है जो आपने शेड्यूल दिया होता है, लेकिन वही आपकी एक लर्निंग एज होती है। उन 2-4 प्रोजेक्ट में ना आप बहुत कुछ लर्न करते हो, बहुत कुछ सीख जाते हो। तो क्लोजिंग के अंदर आपने हर प्रोजेक्ट के अंदर ये देखना है कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसका सब काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा भी हो गया, मैंने इसमें क्या सीखा। हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपने नया सीखा होगा, तो वो आपने एक नोट डाउन करना है। ये आपकी स्किल्स को ग्रूम करने के लिए होता है। डॉक्यूमेंटेशन मैंने प्रॉपर बनाई नहीं बनाई, आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसकी बनाई नहीं बनाई, मैंने डिलीवरी कर दी क्लाइंट को, उसके हैंड ओवर कर दिया, उसका बजट, उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो फीस थी, उसके जो चार्जेस थे उसने वो मुझे पे किए नहीं किए, इसको भी आप अपने माइंड में रखोगे क्लोजिंग करने से पहले। तो भैया आपने अपना एडवांस इतना दिया था, इतना रिमेनिंग था, आप रिमेनिंग अपना क्लियर कर दो उसके ऊपर। और हर प्रोजेक्ट का ये सबसे अहम काम है, आप उसका एक बैकअप अपने पास रखोगे। खुदा ना खास्ता कोई मसला आ जाता है और वो बंदा आपको 1 साल बाद 6 महीने बाद बोलता है यार आपसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था यार, इसका होगा तो इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है, तो आपके पास उसका बैकअप हो, नए सिरे से पूरा बनाना ना पड़े। कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उस प्रोजेक्ट का बैकअप अपने पास महफूज करके रखो। तो बड़ी बड़ी कंपनी है, ये तो टीवीज़ के अंदर हार्ड डिस्क रखी हुई करती है ही है। अब आर्ट विजन है ना, 15 साल पहले भी इन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, उसका डेटा उनके पास महफूज होगा। वो अपने स्टोरेज ही अलग रखते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। और ज़रूरत पड़ती है, जितनी बड़ी फॉर्म है ना, क्योंकि उनका नाम चल रहा होता है,
तो लोग बोलते हैं यार उस नाम से बनाया था ना, उनके पास डेटा होगा लाजमी। ये बड़े बड़े डेटा स्टोरेज अपने करके रखते हैं, तो हर प्रोजेक्ट का आपने अपना बैकअप बना के रखना है। ये तो कंडीशन है हमारे पास लाइफ साइकिल के P6 वर्किंग किस तरह करेगा, क्या होगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसके इंटरफेस के ऊपर। ये तो सिर्फ थ्योरी के हवाले से चल रहा था। इंटरफेस के अंदर जब हम प्राइमवेरा खोलेंगे ना, तो इस तरह की एक शक्ल आपके सामने आएगी, इस तरह की एक शेप बनी हुई आ जाती है। जिस तरह हम लोग ऑटोकैड में इंटरफेस को डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल से वैसे ही इंटरफेस इसका भी है कि आपके पास इसमें क्या आता है, टाइटल बार आ जाती है। इसी तरह आपके पास ये मेन्यू बार आ जाती है। मेन्यू बार डिवाइड हुई होती है टैब्स के अंदर, फाइल, एडिट, व्यू, ये टैब्स बनेंगे। ये जो आई हुई बार आपके पास, ये टूल्स बार हैं, तमाम टूल्स हैं, ये ऑप्शंस हैं, एक एक ऑप्शन चल रहे हैं। ये जो हिस्सा आया हुआ है पूरा, ये आपके पास एक्टिविटीज़ टेबल है, एक्टिविटीज़ इसमें पुट की जा रही होती हैं। ये आपके पास डायरेक्टरी होती है, जो टूल्स वगैरह हम लोग कर रहे थे ना, उसमें ड्रॉ बार मॉडिफाई चल रहा होता है, यहाँ पे डायरेक्टरी चल रही होती है कि भाई क्या है। हम लोग इधर से इतना यूज़ नहीं कर रहे, जैसे हम ऑटोकैड में यूज़ नहीं कर रहे, शॉर्ट की यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर ऊपर के टैब्स को यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ से यूज़ नहीं कर रहे होते। इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे तो ग्रेड चार्ट है, जो भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ उसका एक चार्ट बना रहा होगा, साथ साथ चार्ट बना के दे रहा होता है। ये कमांड्स बार है, वही ऑप्शन है, एक्टिविटीज़ को ऐड करना है, एक्टिविटीज़ को डिलीट करना है, उस तरह का ऑप्शन चल रहा था। ये नीचे जनरल सेटिंग एक्टिविटी बार होता है, ये जनरल सेटिंग करता है पूरा एक्टिविटी की ना तमाम चीज़ें। मैं अपनी मर्जी से भी इसमें टैब्स ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ। और सबसे नीचे आपकी ये टास्क बार वगैरह चले होते हैं। तो ये तो इसका एक क्या आ जाता है, इंटरफेस आ जाता है। अब P6 के अंदर जो कंटेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, उस चीज़ के हवाले से भी एक हल्का सा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। वर्किंग के तौर पे कुछ लिखी हुई है, मैं दिखा भी दूंगा जो कंटेंट हम लोग कवर करेंगे, और उसका एक इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, ताकि हफ्ते वाले दिन से हमारा P6 के ऊपर एक्टिविटीज़ वर्क शुरू हो जाए ना। सबसे पहली चीज़ हम लोग जब काम शुरू करेंगे, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहला EPS, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ये अभी लिखवाऊंगा डिटेल में, अभी सिर्फ आप समझ लो। EPS है। फिर हम OBS पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह ब्रेक डाउन करना है। फिर हमारा एक अहम काम होगा कैलेंडर्स के ऊपर, मैं अपनी कंपनी के कैलेंडर्स बनाऊंगा। फिर कैलेंडर्स में आवर्स का सिस्टम चल रहा होगा कि भाई 8 आवर्स की ड्यूटी चल रही है, या आपके पास वीक में 5 डेज चल रहे हैं, वीक में 6 डेज चल रही है, या मेरे पास 5 डेज फुल डेज हैं, फ्राइडे हाफ डे, 4 दिन के, वो कैलेंडर्स वगैरह आपके बनेंगे। फिर आपके पास इसमें रोल्स का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। रोल्स क्या होते हैं, किस बंदे का क्या किरदार है, मेसन है, मिस्त्री है, लेबर है ना। अब लेबर में बहुत सारी चीज़ें आ गई, मैंने सिर्फ लेबर का नाम डाल दिया। अब लेबर क्या किरदार अदा कर रहा है, स्टील फिक्सिंग कर रहा है, आपका मेसन वर्क का काम हो रहा है, मेसन वर्क का हेल्पर है, या कोई टेक्नीशियन है। लेबर के अंदर तो सब चीज़ आ गई ना, तो किसका क्या रोल है, रोल्स आ जाएंगे। फिर रिस्क आ जाएंगे, क्या क्या रिस्क आ रहे हैं, रिस्क फैक्टर वो आएंगे। रिसोर्सेज आ जाएंगी। फिर रिसोर्सेज के अंदर भी 3 कैटेगरी हैं कि भाई लेबर है, नॉन लेबर है, या मशीन्स हैं, या आपके पास क्या आ जाता है, मटेरियल आ जाता है। ये 3 मेन रिसोर्सेज आ जाती हैं। फिर एक्टिविटीज़ ऐड चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह जब ओपन होते हैं, तो एक्टिविटीज़ के अंदर फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनेगा, WBS बनेगा कि कौन सी एक्टिविटी किसका हिस्सा है, सब स्ट्रक्चर का हिस्सा है, सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, फिनिशिंग का हिस्सा है। मैं सिविल के हवाले से बता रहा हूँ। इस तरह और प्रोजेक्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने एक कंपनी बना दी BP, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आप उसमें WBS बना दो कि कैंडीज़, चॉकलेट्स, बिस्किट। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट कैंडीज़ की हैं, कौन कौन सी चॉकलेट्स की हैं, एक समझाने के लिए, क्योंकि देखो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है मल्टीपर्पज, जैसे ऑटोकैड का ना। हाँ, फोकस हम सिविल को करेंगे, काम ज़्यादा सिविल पे चल रहा है, लेकिन काम आप हर तरह का कर सकते हो। अब बंदे की अपनी उसके ऊपर है ना, इवेंट्स के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग इसमें आएंगे। फिर इसके अंदर हमारे पास एक आएगा करेंसी का मामला कि करेंसीज मुझे देनी है, तो वो करेंसीज मुझे पाकिस्तानी करेंसी में देनी है। इसमें बिल्ट इन आती है डॉलर्स के अंदर, उसका टॉपिक आएगा। फिर लेआउट का टॉपिक आएगा, लेआउट आएगा। फिर इसके बाद कॉलम्स का टॉपिक आएगा। कॉलम्स के अलावा इसमें जो शेड्यूल चल रहा है वो वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, डेली चाहिए, उसका ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा जो है लेआउट। लेआउट में भी चलो अलग आ जाएंगे। रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा कि हम इसमें रिपोर्ट्स देंगे, जो भी आप वर्किंग कर रहे हो इसकी रिपोर्ट। फिर बेस लाइन असाइन होगी इसमें एक्टिविटीज़ के अंदर। मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये तमाम कॉन्टेंट्स इसके अंदर आएंगे। बेस लाइन असाइन होगी, उसमें प्राइमरी बेस वगैरह होंगी कि भाई इतने दिन का प्रोजेक्ट है, इतने दिन में इतना प्रोजेक्ट हुआ। फिर उनका चार्ट बनेगा, शेड्यूलिंग चार्ट वगैरह भी बन रहा होगा, उनके बजटिंग कॉस्ट का चार्ट भी बन रहा होगा, शेड्यूल चार्ट वगैरह, यूजेज का चार्ट कहलाता है वो, उसके ऊपर वर्किंग चल रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं इस कोर्स का हिस्सा।
वर्किंग के अंदर ना जो हम लोग कवर करेंगे। अब 2-2 एक्टिविटीज़ 3-3 एक्टिविटीज़ हम एक दिन में कर सकते हैं, यानी कि 2 से 3 कमांड्स पढ़ ली, 4 कमांड पढ़ ली, टॉपिक के ऊपर होगा जैसे टॉपिक होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं वर्किंग के तौर पे, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आती है ना वो आती है, आ रहा हूँ मैं, अच्छा जी आ जाते हैं यहीं पे ना। सबसे पहले हमारे पास जो वर्किंग शुरू होगी ना वो होगी EPS से। EPS क्या है? इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब हेडिंग डालना चाहिए तो अपना हेडिंग डाल के लिख लें, कोई इशू नहीं है। इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसको कल वाली क्लास में भी हमने हल्का सा और भी लिया था, जैसे बिन लादेन कंपनी है उसके वर्किंग चली। ये आपका EPS है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है उसका एक स्ट्रक्चर है कि भाई ये फॉर्म है, जैसे पैरागॉन कंपनी है, आपने कहा उसकी वर्किंग क्या चलिए, मैंने कहा ये एक मेरे पास कंपनी है, इसके अंडर में ये ABC कंस्ट्रक्शन है। अच्छा अब एक और मामला भी आ गया, जैसे बहरिया टाउन है ना, उसने लाजमी नहीं अपनी लेबर यूज़ की हुई, उसने 3-4 कंपनियों से कांटेक्ट करके ना अलग अलग काम 3-4 कंपनीज को दे दिया। तो जो ऊपर की क्रीम है ना, हिसाब किताब कौन ले रहा है? बहरिया टाउन ले रहा है। उस कंपनी के मैनेजर से, उस कंपनी के डायरेक्टर से ले रहा है कि मैंने आपको ये चीज़ का ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट मैंने आपको दे दिया, मस्जिद का प्रोजेक्ट मैंने आपको दे दिया, तो उसने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो EPS के अंदर फिर मैं बताऊंगा कि मेन जो चीज़ है वो क्या है, BT की चल रहा है, यानी कि बहरिया टाउन कराची चल रहा है, उसके अंदर बाकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये EPS का मामला आ गया कि इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या चल रहा है, एक मेरी कंसल्टेंट है, उस कंसल्टेंट के 3 मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर वर्क चल रहा है या 3 कंट्रीज़ का वर्क चल रहा है, फिर उस कंट्रीज़ के अंदर कुछ सिटीज़ में काम चल रहा है। मैंने अभी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं एग्जाम्पल पे डाला था, आपने कहा एक कंसल्टेंट है, उसके ये 3 कंट्रीज़ में वर्किंग चल रही है, कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। और इस कराची के अंदर इसका न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है, एक ये चल रहा है और एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है कराची के अंदर, इस्लामाबाद में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लाहौर के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैंने क्या किया, अपने एक प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्क कर दिया, कैटेगरी कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं चार्ट बना दिया, एक चार्ट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये चीज़ कहलाती है EPS। फिर मैं बनाऊंगा OBS, डायरेक्टर है, डायरेक्टर के अंदर में कौन है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर सिविल का अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, मैकेनिकल अलग है, फाइनेंस मैनेजर अलग है, अकाउंटिंग के वाले से काम अलग कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा अलग है, RS वाला, ये HR वाला अलग है, सिक्योरिटी, ये किस किस के अंदर में आ रहे हैं, ये सब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चार्ट को बना रहा हूँ कि भाई ये चीज़ इसकी कस्टडी के अंदर है, ये बंदे का रिस्पॉन्सिबल ये बंदा है, अगर ये छुट्टी करेगा तो मैं इस मैनेजर से इसका पूछूंगा इसका क्या रिकॉर्ड है, मंथली रिकॉर्ड दूँ, ये OBS है। इसी तरह आपके पास आ जाता है ड्यूरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इस चीज़ के ऊपर तो हमें काम करना होता है कि कितने टाइम में कितनी प्रोडक्ट मुझे चाहिए, इतने टाइम में इतना रिजल्ट मुझे आ जाए। तो ये हम लोग ज़्यादातर एक्सेल पे ही कर रहे होते हैं, फॉर्मूले लगा के ना, क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूले ईजिली लग जाते हैं। तो इसमें आपने कह दिया भाई मेरे पास एक्सीवेशन हो रही है, मैंने कहा क्वांटिटी कितनी है, 2000 गज पे एक्सीवेशन करनी है, यूनिट मेरा मीटर क्यूब के हिसाब से। ये आपको कह रहा है प्रोडक्टिविटी पर आवर्स 8 घंटे पे एक लेबर क्या कर रही है, 200 मीटर क्यूब खुदाई कर रही है, और मेरे पास कितनी ड्यूरेशन है, 10 है ड्यूरेशन। तो आपके पास अगर मैं 10 दिन के ड्यूरेशन में 200 के हिसाब से लगाता हूँ तो कितना हो रहा है, 2000 पूरे हो रहे हैं। कुछ सूरत में जब लेबर मेरे पास 5 है, 5 लेबर हैं तो 2 दिन में काम कर लेंगी। अगर 10 दिन में मेरे पास ये काम ख़त्म हो रहा है ना, उसूल रूल के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये तो 10 दिन में मेरे पास चल रहा है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे इसको क्या कर दे, 5 दिन में ख़त्म कर दे। तो 5 दिन में ख़त्म करने के लिए मैं इसको क्या कर दूँगा, मैंने कहा चलो 5 दिन मेरे पास है ही, 5 घंटे मेरे पास ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, 5 दिन का दिया हुआ है। ये चीज़ चल रही है, मैंने इस चीज़ को इससे डिवाइड किया तो इसने कह दिया इतना ड्यूरेशन आ रहा है, ऐसे आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्शन बढ़ गई, मैंने कहा लेबर बहुत तेज़ है, रिजल्ट आ गया। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे पास लेबर 5 नहीं है, लेबर मेरे पास 3 है, तो ये अब इसको बता रहा है कि भाई 10 दिन का ड्यूरेशन था, 3 लेबर के हिसाब से तो 3-3.5 दिन लगेंगे। मैंने कहा 4 लेबर है, इसने कह दिया 2.5 दिन में जाके काम होगा। मैंने कहा नहीं 5 ही लेबर है, इसने कहा 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमें बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन वगैरह आपको देना पड़ेगी। इसी तरह स्टील है, ये टन में चल रहा होता है, आपने कहा 10 टन मेरा सरिया यूज़ हो रहा है, 200 kg रोज़ का यूज़ हो रहा है, तो आपने 10 टन को इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 टन के अंदर कितना है 1000 kg है ना, तो आपने वो कर दिया। तो इसने कह दिया 5 लेबर अगर लगी हुई है तो 10 दिन के अंदर ही होगा। अगर 50-50 kg उठा रहे हैं तो 10 दिन के अंदर कितने हो गए, 50 हो गए। आगे बस 50 kg रोज़ाना का है, 200 kg रोज़ाना का है, 50 दिन के अंदर मेरे पास 200 kg 10 टन पूरा होगा।
10 मेरा कितना हो गया, 1000 kg हो गया ना। अगर मैं इधर लिखता हूँ मिसाल के तौर पे 1000 और मैं कहता हूँ मेरे पास 200 रोज़ाना के हिसाब से, तो मुझे क्या करना होगा, इजिकल टू इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 200 से, इस वाली वैल्यू से। तो इसने मुझे दे दिए इतना आपके पास एवरेज आ रहा है कि भाई 5 दिन तक का मामला चल रहा है। अगर मैं 1000 उस पर आया हूँ और 200 निकाल रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है ड्यूरेशन। अब मैंने कहा ये मेरे पास 10 टन है, 1 टन नहीं है, 10,000 है, तो कितना दे रहा है, 50 दिन दे रहा है। मैंने कहा मैंने लगाई हुई है 5 लेबर, मैंने कितनी लगाई है, एक लेबर अगर उठा रही है ना, एक लेबर 200 कर रही है, 200 kg उठा रही है, तो 50 दिन में हो रहा है। मैंने कहा मुझे टाइम सेव करना है, मैंने कहा 5 लेबर लगा दो, इजिकल टू आपने कहा ये टोटल था मेरे पास ड्यूरेशन, इनको 5 से डिवाइड कर दो, 10 दिन हो गए, 10 दिन आ गए। वही काम जो मैं 50 दिन में करता वो मैंने 10 दिन में करवा दिया। पैसे मैंने वो इतने ही दिए, वो एक ही लेबर से मैं 50 दिन काम करवा के इतनी पैसे देता, मैंने 5 लेबर लगा के वही काम करवा लिया, मैंने अपने 40 दिन सेव कर लिए। तो ये प्रोडक्शन और कॉस्ट, ड्यूरेशन और प्रोडक्शन, ये हमें देखना होता है कि कितने टाइम में मैं कितना काम कर लूँ, कि किस तरह मैं उससे वो चीज़ रिजल्ट भी वही कर लूँ और काम भी मेरा पूरा हो जाए। तो ये कंडीशन आ जाती है। अब अहम चीज़ आती है फ्लॉट। फ्लॉट क्या होता है, मार्जिन होता है बेसिकली, कि भाई कितने दिन का फ्लॉट आ रहा है, मेरे पास गैप आ रहा है। ऐसा नहीं है गधे की तरह झुटे हुए एक खत्म होते साथ दूसरा शुरू हो गया तीसरा आ गया, फ्लॉट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इधर थोड़ा सा वर्किंग समझ लीजिएगा। P6 के अंदर 2 तरह के काम चल रहे होते हैं, एक काम चल रहा होता है फॉरवर्ड, एक काम चल रहा होता है बैकवर्ड। 2 एक्टिविटीज़ हैं, 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, या उस एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी चल रही है। मैं मिसाल के तौर पे लेआउट मार्किंग कर रहा हूँ, तो लेआउट मार्किंग से पहले क्या हुआ, ड्राइंग बनी, स्केच बना। लेआउट मार्किंग के बाद क्या हुआ, एक्सीवेशन हुई, खुदाई। तो हर चीज़ का एक प्रेडिसेसर भी है और एक सक्सेसर भी है। हर एक्टिविटी के पीछे भी एक काम हुआ है, हर एक्टिविटी के बाद भी एक काम हो रहा है। सबसे पहली एक्टिविटी के पहले कुछ नहीं होता, सबसे आखिरी एक्टिविटी के बाद कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड कहलाता है। बैकवर्ड पीछे की साइड पे जाने, फॉरवर्ड आगे की साइड पे आने, उनके लिए पूरा ये फॉर्मूले दिए होते हैं किस तरह निकलता है। इनमें हमारे पास 4 वर्किंग चल रही होती है। एक होता है आपके पास अर्ली स्टार्ट, ES का मतलब हो गया अर्ली स्टार्ट, बाकी ये चार्ट बनाए हुए। ES क्या हो गया, सबसे पहले, पहली स्टार्टिंग डेट। अर्ली फिनिश कब खत्म हुआ, लास्ट स्टार्ट, लास्ट फिनिश। बीच में जो गैप आएगा ना वो फ्लॉट होगा, बीच का जो गैप आएगा फ्लॉट होगा। अब निकलता है किस तरह है, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड आगे के हवाले से, तो ये कह रहा है आपके पास अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लास्ट स्टार्ट, लास्ट फिनिश, और बीच में क्या होगा, एक्टिविटी नेम और ड्यूरेशन वगैरह जो इसका फ्लॉट निकाल रहा था। आपने कहा मेरे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, A एक्टिविटी, B एक्टिविटी, C एक्टिविटी, D एक्टिविटी, E और F, ये मेरे पास 6 एक्टिविटीज़ आ गई। आपने कहा A एक्टिविटी स्टार्ट हुई 1 तारीख को, अर्ली स्टार्ट क्या हो गया, फर्स्ट, पहले दिन स्टार्ट हुई। अर्ली फिनिश कब खत्म हुई एक्टिविटी, 7 तारीख को, यानी कि मेरे पास 7 दिन की एक्टिविटी थी। पहली को शुरू हुई, 7 दिन को खत्म हो गई, 7 दिन की एक्टिविटी थी। B एक्टिविटी मेरी शुरू हुई 8वें दिन, जिस दिन एक्टिविटी खत्म होगी उसके अगले दिन शुरू हुई। B एक्टिविटी शब कब शुरू हुई, और C एक्टिविटी भी 8वें दिन शुरू होगी, क्योंकि मैंने इसका लिंक बना दिया। ऐसे समझ लो कि भाई एक एक्सीवेशन हुई, मैंने कहा एक्सीवेशन के साथ स्टील फिक्सर वाला भी काम शुरू करते, और जो है आपके पास शटरिंग वाला भी अपना काम शुरू कर दे। XYZ में से एग्जाम्पल दे दी, 2 बंदे एक साथ काम शुरू कर दिया। प्लास्टर हुआ, मैंने कहा टाइलिंग वाला भी अपना काम शुरू कर दे, पेंटर भी अपना काम शुरू कर दे। तो ऐसा बाज़-औक़ात होता है कि एक एक्टिविटी के साथ ही 2 एक्टिविटी शुरू हो गई। तो A एक्टिविटी के साथ ही 2 एक्टिविटी शुरू हो गई, तो दोनों 8 तारीख को शुरू हुई। C एक्टिविटी 3 दिन की है, B एक्टिविटी 5 दिन की है। जब ये 8 को शुरू हुई तो फिनिश कब हुई, 12 को। मैं 5 दिन ऐड कर लूँगा इसमें, 8 में 5 दिन मिलाऊंगा, 12 को ख़त्म हो रही है। 8 में 3 दिन मिलाऊंगा, 10 को ख़त्म हो रही है। तो C एक्टिविटी इसमें ख़त्म होगी। अब मैंने कहा C एक्टिविटी का लिंक 2 एक्टिविटी के साथ है। C एक्टिविटी पेंट ख़त्म हुआ, मैंने कहा पेंट ख़त्म होने के साथ ही ये आपके पास D एक्टिविटी भी शुरू हो रही है, और उसी C एक्टिविटी के फिनिश होते साथ E एक्टिविटी भी शुरू हो रही है। दोनों शुरू हो रही, जैसे इधर 2 शुरू हो गई थी। आपने कहा D एक्टिविटी, C एक्टिविटी कब ख़त्म हुई, 10 को, तो D 11 को शुरू होगी, 10 को ख़त्म हुई है। लेकिन हम इधर 11 को शुरू नहीं करेंगे, E एक्टिविटी हम क्या करेंगे, क्योंकि E एक्टिविटी B के बाद भी आ रही है, हम 13 को शुरू करेंगे। क्यों, हम मार्जिन रखेंगे अपने पास।
क्लाइंट को देने के लिए आप मार्जिन वाला काम करोगे। आप बोलोगे भाई ये 12 तारीख को ये तो खत्म हो रहा है, इसके बाद काम शुरू हो रहा है, वो एक अलग बात है। हमने बीच में एक दिन का गैप जो लिया है वो हमने इसके फ़ौरन बाद बंदे को, लेबर को लगा दिया, लेकिन बाकी जो लेबर थी वो इस एक्टिविटी के बाद इसके साथ आई है। काम तो एक दिन पहले शुरू हो गया था ना, लेकिन आप उसको दोगे जिस दिन तमाम लेबर्स काम करना शुरू हुई है। एक दो लेबर पहले से शुरू हो गई वो एक अलग मामला है। वर्किंग बेशक मेरी शुरू होगी, मुझे अपने टाइम को सेव करने, लेकिन मैं क्लाइंट को ये थोड़ी बताऊंगा। क्लाइंट को मैं दूंगा मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहा 13 को शुरू हुई है भाई, 5 दिन की एक्टिविटी 17 को ख़त्म हो रही है। और इसके बाद आपकी एफ एक्टिविटी, आपने कहा ये अगर 13 को मैं 17 को लूँगा, क्यों? सबसे लास्ट ये मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं हम। फॉरवर्ड के अंदर हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम, और बैकवर्ड में हम मिनिमम लेते हैं। फॉरवर्ड में मैक्सिमम लेंगे, दोनों सूरत में अपने पास मार्जिन रखते हैं। फिनिशिंग कभी आपने कहा 18 को शुरू हुई, 2 दिन की फिनिशिंग थी, 19 को फिनिश हो गया, फॉरवर्ड चार्ट बन गया आपके पास। ये मामला था अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश पे, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, ये है बैकवर्ड, पीछे की साइड पे आऊँगा। इसी का रिवर्स हो जाएगा। इसमें एक एक्टिविटी का दिन ऐड हो रहा था क्योंकि अगले दिन काम हो रहा था, इसमें एक माइनस होगा, रिवर्स हो जाएगा। बैकवर्ड में क्या हो रहा है? लास्ट स्टार्ट लास्ट फिनिश। ए एक्टिविटी थी, पहली को शुरू हुई थी, 7 को ख़त्म हुई थी। बी एक्टिविटी 8 को शुरू हुई थी, 12 को ख़त्म हुई थी। सी, यहाँ से अब आ जाए, अब आप उल्टा चलने शुरू हो जाओ। 19वीं तारीख को मेरा ख़त्म हुआ, लास्ट फिनिश कब हुई है? 19 तारीख को। अर्ली फिनिश क्या हुई है? 19 तारीख को ख़त्म हुई है। इसमें से आपने एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस किया तो 18 तारीख। 18 तारीख से इधर आ जाऊँगा मैं इस वाली एक्टिविटी पे, तो आपने इधर क्या रखा? एक दिन माइनस हुआ, 17 तारीख को। ये दोनों एक्टिविटी अब किस पे आ गई? जबकि इधर कितनी आनी चाहिए थी? 14 आना चाहिए थी, इधर 14 आना चाहिए थी ना अर्ली फिनिश, लास्ट फिनिश। लेकिन लास्ट फिनिश में आपने अर्ली फिनिश वाली वैल्यू नहीं रखी जैसे इधर रखी थी। आपने इधर क्या लिया? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रेशियो के हिसाब से मेरे किस में जा रहा था? 17 पे। आपने क्या 17 से शुरू हुई, 4 दिन पीछे गया तो 14 को ख़त्म हो गई ये एक्टिविटी। इधर 17 की शुरू हुई, 5 दिन गए तो 13 को ख़त्म हो गई। 13 से ख़त्म हुई तो 12 से इधर शुरू हो जाएगी। 12 से 3 दिन गए तो 10 दिन, 12 में से 5 दिन गए तो 8 दिन, 8 में गए तो 7 दिन, 7 में से 7 दिन गए तो पहले दिन के ऊपर आ गया आपके पास। तो ये फॉरवर्ड चल रहा होगा, जब बैकवर्ड चल रहा होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब हमें फ्लॉट की कैलकुलेशन निकालना होती है। फ्लॉट कैलकुलेशन कैसे कहता है कि आप क्या करोगे? अर्ली फिनिश में, अर्ली स्टार्ट में से लास्ट स्टार्ट माइनस कर दोगे, इसमें से इसको निकाल लोगे, इसमें से इसको निकाल लोगे, रेशो आ जाएगा फ्लॉट का। अब ये आपको कहता है ए एक्टिविटी थी, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गया, तो ए एक्टिविटी में मेरे पास कोई फ्लो है ही नहीं, गैप नहीं है, मार्जिन नहीं है। ए एक्टिविटी के बाद बी करना है, क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ शुरू हो गई, बंदे डिवाइड हो गए ना, मार्जिन ही नहीं मिल पाया। बी एक्टिविटी 8 में से 10 गए, 2 दिन का मार्जिन मिल गया। 10 में से 12 गए, 2 दिन का मार्जिन मिल गया। यानी कि बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी में मेरे पास 2 दिन का फ्लॉट है, 2 दिन का गैप है। मैं अगर कोई क्लाइंट ऑफ भी कर लेते हैं ना, कोई लेबर नहीं भी आती तो मार्जिन है, निकल जाएगा। इसमें नहीं है मार्जिन, 8 में से 8 गए, 12 में से 12 गए, नहीं है मार्जिन। यहाँ पे आ रहा हूँ, इधर गैप है, 11 में से 14 गए, 3 दिन का मार्जिन आ गया। 14 में से 17 गए, 3 दिन का मार्जिन, इधर नहीं है मार्जिन। 13 में से 13 गए, नहीं है। 17 में से 17 गए, नहीं है, इसमें नहीं है मार्जिन। तो मेरे पास कौन सी आ रही है एक्टिविटी? सी आ रही है और डी आ रही है। सी और डी में फ्लॉट है, ये दे रही है, सी और डी में आपका फ्लॉट्स आ गया। अब जाहिर सी बात है, जिसमें फ्लॉट आएगा वो मेरे पास नॉन क्रिटिकल हो गई, क्योंकि मैं रिलैक्स हो गया ना। और जिसमें मेरे पास फ्लॉट नहीं है वो क्रिटिकल हो गई। जो क्रिटिकल होगी वो रेड हो जाएगी, जो नॉन क्रिटिकल होगी वो ग्रीन हो जाएगी। और ज़्यादातर हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, क्योंकि हम लोग 2 चार्ट देते हैं। हम लोग ये चार्ट दे रहे होते हैं लेबर को कि इस स्पीड से काम लेना है, तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा आती हैं बनिस्बत नॉन क्रिटिकल से। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं तमाम क्रिटिकल दे दूं और तमाम नॉन क्रिटिकल दे दूं। आपको दोनों को लेके चलना पड़ता है, कभी मार्जिन देना भी पड़ता है और कभी आप मार्जिन दे भी नहीं, ताकि लेबर एक्टिव रहे। तो ये आपके पास क्या आ गया? CPM कहलाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये आपके पास CPM आ गया। ये एक्टिविटी मेरी क्रिटिकल हो गई जिनमें मार्जिन मेरा 0 है, और वो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल हो गई जिसमें मेरा मार्जिन है, नॉन क्रिटिकल में आ गई। तो ये आपके पास ये चार्ट बना हुआ आ गया था क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल के वाले से। जो मैंने आपको अभी गाइड किया वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे शो करवा के दे दी। अब आपने क्या किया, ये शेड्यूल समझ लो, ये हमने जो किया था। आपने कहा पहली दिन की एक्टिविटी कितने दिन की थी? यहाँ पे लिखा हुआ होगा, पहले दिन की एक्टिविटी 7 दिन की, बी दिन की एक्टिविटी 5 दिन की, सी दिन की, डी 4। इन सबको मैंने ऐड कर दिया, 7 5 3 कितने दिन बन गए? 26 दिन बन गए। मैंने क्या किया, ए एक्टिविटी के साथ ही बी और सी को शुरू कर दिया, बी और
सी को शुरू कर दिया, तो ए एक्टिविटी तो मेरी गई सही 7 दिन के ऊपर। बी कितनी की थी? 7 और 3 10। ये कितनी थी? 5 दिन की थी। अब इन 5 में से मैंने ये दिन माने कर दिए, क्योंकि 3 दिन तो मैंने इसको भी यूटिलाइज किया, तो मैंने इधर कितने लगाए? 2 दिन यूज किया ना। मैंने इसके साथ ये काम शुरू किया, ये 2 दिन आगे गया, ये 3 दिन पहले ही खत्म हो गया, तो मेरे पास 2 दिन लगे। 7 और 3 10 और 2 12 दिन। अब मैं यहाँ पे आ गया, आपने क्या इसके साथ ये वर्किंग शुरू हुई, ये 4 दिन की थी, ये जैसी फिनिश हुई तो ये 4 दिन इसमें लग गए। आपने ये किया था 12 और 2 12 और 4 16 दिन हो गए। इधर क्या था? 5 दिन का था। इसके बाद ही ये वर्किंग शुरू हुई थी, तो इससे 1 दिन ज़्यादा लगा। 16 और 1 17, 2 दिन का ये था। 17 और 2 19, जो 26 दिन का काम था मैंने 19 दिन में कर लिया। क्लाइंट को मैंने ये दिया, लेबर से मैंने ये लिया। समझ आया क्या? और क्यों क्लाइंट को मैंने ये नहीं दिया, मैंने इसके साथ ये दोनों काम शुरू एक साथ करवा दिए थे। मैं क्लाइंट को दूंगा ये काम है, ये खत्म होगा, ये काम है, ये खत्म होगा, ये काम है, ये खत्म होगा, ये काम है, तो हम बड़ा मार्जिन देते हैं उनको, काम शीलिंग करते हैं जितना जल्दी हो सके। वही मिसाल है, मैंने कहा ना स्लो गाड़ी नहीं चलानी, इधर भागते हुए चलानी, जब काम शुरू एंडिंग पे आ जाएगा स्लो हो जाना है, बस वाला मामला उल्टा है। ये आपके पास आ गई टोटल एक्टिविटीज़ के हवाले से। फिर इसके अंदर आप ये पढ़ोगे प्रोसीजर और सक्सेसर। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें बल्कि 4 कंडीशन आती हैं, एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी। स्टार्ट टू स्टार्ट कि भाई दोनों एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो गई। स्टार्ट टू फिनिश कि भाई ये स्टार्ट हुई तो ये फिनिश हो रही है। फिनिश टू स्टार्ट ये सबसे ज़्यादा चलती है कि एक एक्टिविटी खत्म हुई तो दूसरी स्टार्ट हुई। और फिनिश टू फिनिश कभी कभार ये होता है स्टार्ट कभी थे हमें नहीं पता, दोनों एक साथ खत्म हुए। पेंटर और प्लास्टर दोनों एक साथ निकले बाहर, तो दोनों ने एक साथ काम किया। इसकी कंडीशन हमारे पास कम आ जाती है। तो यूजेज के हिसाब से एक ओवरव्यू निकाला गया है जो पूरे उसके ऊपर कि 29% हमारे पास स्टार्ट टू स्टार्ट शुरू होता है कि भाई आपने क्या ये काम और ये काम एक साथ स्टार्ट कर दो। ये 29 से 30% रेशो है वर्किंग का। यूज फिनिश टू फिनिश कि भाई मैं ये काम कर रहा था, टाइलिंग लगा रहा था और पेंट करवा रहा था, दोनों एक साथ ही फिनिश हो गए। इसका रेशो 10% है, कम होता है ऐसा कि एंडिंग के टाइम में एक साथ ही बाहर निकल रहा हूँ, वरना एक बंदा निकल जाता है दूसरा रगावा होता है। सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो रहा था फिनिश टू स्टार्ट कि एक एक्टिविटी खत्म हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है, ये खत्म हो रही है ये स्टार्ट हो रही है, और सबसे ज़्यादा ये चल रहा है। 1% रेशो ऐसे सिर्फ स्टार्ट टू फिनिश है। स्टार्ट टू फिनिश में क्या हुआ कि ये एक्टिविटी जब स्टार्ट हुई है जब पुरानी एक्टिविटी फिनिश हुई थी। इसकी मिसाल समझ लें, ड्राइंग मेरे पास जो लेआउट मार्किंग हुई है वो तब स्टार्ट हुआ है जब मेरी ड्राइंग फिनिश हो गई थी। ड्राइंग फिनिश हो गई थी तो मेरा लेआउट स्टार्ट हुआ। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने ड्राइंग बनवाई है अपने लेआउट के हिसाब से। बंदे ने खुदाई कर दी, बाद में मैंने ड्राइंग्स बनाई। अब ड्राइंग तो मैं खुदाई को देखते हुए बनाऊंगा कि इसने खुदाई कहाँ की है, क्योंकि बंदे को अकल ही नहीं थी, उसने काम कर दिया। अब हम ड्राइंग शार्ट में कैसे लिखेंगे कि पहली एक्टिविटी तो ड्राइंग है ना, लेकिन ड्राइंग आपकी बनी बाद में। पहली एक्टिविटी क्या हुई? ड्राइंग बाद में बनी, लेआउट पहले हो गया। तो ये वही बात बता रहा है आपको कि भाई ड्राइंग फिनिश हुई है तो लेआउट स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो नीचे चलेगी ड्राइंग क्योंकि वो बाद में बनी एक्टिविटी चार्ट के अंदर। लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही सिचुएशन 1% है, बहुत ही कभी नहीं आती 90%। हाँ, मैं जहाँ पे था ना सर, हाँ, वो यही हुआ था कि वहाँ पे आपको बस ये बताऊँ, आर्किटेक्ट ड्राइंग नहीं बनी हुई है, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनी हुई है। मैं पहुँचा, मैंने कहा ये आर्किटेक्ट बनी नहीं, स्ट्रक्चर बनी। फिर क्या हुआ कि इसी एक्टिविटी को मिसाल है कि जो मैंने फिर बीम्स को मेजर किया, एक ऑफिस बनाया ना, बीम्स जहाँ थी उन पे दीवारें आनी थी, फिर मैंने उल्टा किया मेरे पास, मैंने बीम्स को मेजर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू, रिवर्स किया, उस पर दीवारें। तो ये कंडीशन हमारे पास होते हैं टोटल। सही है, समझ आ गया सॉफ्टवेयर के हवाले से कंटेंट्स किस तरह काम करेगा, क्या सॉफ्टवेयर होंगे। इंशाल्लाह हफ्ते से इसमें एक्टिविटीज़ पुट करेंगे और उसको लेके आगे